हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज फोर्स. फोर्स क्या होता है? यू नो वेरी वेल अबाउट फोर्स. ए पुश और पुल इज नोन एज द फोर्स. ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं? ए पुश और पुल. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश या पुल करते हैं, ठीक है, तो उस इफेक्ट को आप क्या बोल देते हैं? फोर्स. ठीक है, तो इफेक्ट फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज. ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, द पोजिशन. ठीक है, ये क्या है? फोर्स के इफेक्ट है. ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं मेनली, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. एक हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड, और दूसरा क्या हमारे पास? अनबैलेंस्ड. ठीक है, दो टाइप की मेनली फोर्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाए आपका? जीरो, या कहीं टोटल फोर्स आपका क्या आ जाए? जीरो. ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जहां पे रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो ना आए. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं. इसका एग्जांपल क्या आएगा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई ब्लॉक है, वो सरफेस पे रखा हुआ है और वो रेस्ट पे है. ठीक है, तो इस पे टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? इस पे टोटल फोर्स एक तो लग रहा है यहाँ पे वेट mg. इस पे लग रहा है रिएक्शन फोर्स. मान लो एक हम इस पे लगाए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाए यहाँ पे, और इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द दिस फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स है इन चारों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तब की बात हो रही है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब यहाँ पे टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो वैल्यू आएगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट अगर चलना स्टार्ट कर दे, देन यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो नहीं है. देखो mg और रिएक्शन फोर्स ये दोनों बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, तो उनकी वैल्यू जीरो आ जाएगी. बट यहाँ पे देखो, आप देखो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है और जो फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे लग रहा है, इन दोनों को जब आप देखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बन रही है. इसी वजह से तो ये जो ब्लॉक है आगे बढ़ रहा है. अगर ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाता तो इसका मतलब ये रेस्ट पे है, तो वहां पे टोटल फोर्स का सम क्या आ रहा है? जीरो. तो वहां पे कौन सा फोर्स है? बैलेंस फोर्स. बट अगर ये आगे जा रहा है उस टाइम कौन सा फोर्स आएगा? अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, तो दो टाइप के फोर्स हम यहाँ पे देखते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, हमने फोर्स को पढ़ा, फोर्स के इफेक्ट हमने देखे, और दो टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे न्यूटन के कुछ लॉज पढ़ते हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेनली न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे. ठीक है, एक वेरी फेमस साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन, उन्होंने 3 लॉ दिए थे. 3 लॉ को हम पढ़ते हैं. सबसे पहला लॉ जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको यह बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा. कब तक? जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये न्यूटन ने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वही रहेगी. ठीक है, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. इसी में हम लॉ ऑफ इनर्शिया को भी डालते हैं. ठीक है, इनर्शिया जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में पता चलता है हमें. इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया यू नो वेरी वेल. इनर्शिया किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल चेंजेस का अपोज करती है. ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू स्टॉप द बॉडी, देन द बॉडी विल अपोज दैट एक्सटर्नल चेंज. वो जो उसमें एक्सटर्नल चेंज आप लेके आ रहे हो उसका अपोज करेगी बॉडी. ठीक है, दिस इज नोन एज द इनर्शिया. ठीक है, you know very well, inertia is the internal property of any object due to which it opposes the external change. There are 3 types of inertia. First, inertia at rest. Inertia at rest.
सेकंड इनर्शिया एट मोशन, ठीक है, और थर्ड इनर्शिया एट डायरेक्शन। तीन टाइप के मोल इनर्शिया पढ़ते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन डायरेक्शन, ठीक है। एग्जांपल आप सभी को पता है कि मान लो हम किसी एक गाड़ी में खड़े हैं, दैट कार और एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सडनली स्टार्ट टू मूविंग, देन वी फॉल बैकवर्ड। जब वो चलना स्टार्ट करते सडनली हम लोग पीछे की तरफ, हमें एक फोर्स लगता है, ठीक है, हम पीछे की तरफ आते हैं। दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, इंस्टेंटली वो अगर ब्रेक अप्लाई करती है, उस टाइम जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो आगे की तरफ जाती है या फॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया इन मोशन, ठीक है। जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेती है, ठीक है, उस टाइम जिधर गाड़ी टर्न लेती है उससे जस्ट अपोजिट हमारी बॉडी है वो फॉल होती है, दैट इज इनर्शिया एट डायरेक्शन। थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया आर देयर, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने देखा, इनर्शिया के बारे में स्टडी किया, इनर्शिया के हमने एग्जांपल्स देखे। अब हम देखते हैं कुछ मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, देखो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से लिखते हैं इसको, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्यों, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट देखो, मास यूनिट क्या है, केजी, और इसकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स है मोमेंटम के, आप यहां से सोल्व करेंगे, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आगे कंजर्वेशन मोमेंटम हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले सेकंड लॉ को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ इस पे डिपेंड है, मोमेंटम पे डिपेंड है सेकंड लॉ। या आप याद रखना, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप यहां से सोल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, क्लियर है बात। अच्छा, अगर हम यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ को स्टडी करें, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के मोमेंटम में, उतना ही चेंज आएगा। आप किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मोमेंटम तो आएगा, पर जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करते जाएंगे मोमेंटम में उतना ही चेंज आता जाएगा। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो न्यूटन का सेकंड जो लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें फोर्स के बारे में पता चलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है एंड एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी आएगी, हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट आती है न्यूटन, न्यूटन इसकी यूनिट होती है। वैसे इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बट फिर भी एक साइंटिस्ट के नेम पे इसको कंप्लीट एक नाम दिया गया है, न्यूटन, ठीक है। तो आप अगर फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोलते हैं, इट्स आल्सो करेक्ट, ठीक है, इट्स मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, देखो मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mvu अपॉन t, ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। आगे फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, F प्रोपोर्शनल m कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा v माइनस u बाई टी, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, F प्रोपोर्शनल टू m ए। देखो v माइनस u बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो F प्रोपोर्शनल टू m ए। इसको उठाएंगे तो क्या आएगा साइन हमारे पास, सॉरी जब इसको उठाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को तो क्या आएगा, कांस्टेंट,
और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ होती है 1, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटन के सेकंड लॉ से, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ था, ठीक है। मोस्टली न्यूमेरिकल आप यहां से सोल्व करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर एक्सेलरेशन पे। यहां में एक फॉर्मूला और भी तो लिख सकते हैं इससे, a इज इक्वल टू एफ बाई एम, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे अगर आप मास की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ये बताता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। आप जो भी एक्शन करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। आप अगर दीवार को पुश कर रहे हैं तो दीवार भी आपको इक्वल और अपोजिट फोर्स से पुश करेगी, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। रिकॉइल ऑफ द गन, अगर आप किसी गन से फायर कर रहे हैं तो बुलेट आगे जाएगी और गन वो पीछे आती है, ठीक है, उतने ही फोर्स से। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आप किसी बोट से अगर कूदते हैं, बोट, तो आप आगे की तरफ जाते हैं और बोट है वो पीछे की तरफ, उसको धक्का लगता है तो वो पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। तो हम जो वॉकिंग करते हैं, हम जो चलते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। हम जो चल रहे हैं वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ।